हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग मेंटी क्विज 21 का सोल्यूशन देखेंगे जो हमारा फिजिक्स के सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर पे था। लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? द इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव इज गिवन एज दिस: द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। ऑलवेज रिमेंबर, आपका कभी भी जो वेव होता है उसमें दो टाइप की वेलोसिटी होती है। एक होती है पार्टिकल वेलोसिटी, एक होती है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन लैम्डा। पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा ऑसिलेशन में। इन जनरल फॉर्मूला क्या रहता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है? कैपिटल ए इज योर एम्पलीट्यूड। मैंने तो मैक्सिमम क्या आता है? ए ओमेगा। मैंने यहाँ पे स्मॉल कंसिडर किया है, नो इशू। ठीक है। यहाँ पे आप जब कंपेयर करते हो यहाँ पे मुझे मोस्टली ए लेना चाहिए, कैपिटल ए। ओके। ये जो आपका इक्वेशन है इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा जनरल इक्वेशन से, ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स लैम्डा। ओके, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। कंपेयर करने पे आपको एम्पलीट्यूड ए मिल जाता है, फ्रीक्वेंसी पी, और लैम्डा क्या मिल जाता है? 5। ओके, जस्ट यहाँ पे पुट करो, डेटा एन इक्वल टू पी हो गया, और आपका वेव वेलोसिटी एन लैम्डा। एन इज व्हाट? आपका फ्रीक्वेंसी कितना है? पी है। लैम्डा इज हाउ मच? पी। ओके, आपको रेशियो बोला है तो मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन वेव वेलोसिटी आपने कर दिया, और जस्ट सॉल्व करो। ओके, सिंपल प्रॉब्लम था। जस्ट आपको ये जनरल इक्वेशन ध्यान में रखना है फॉर द कंपेरिजन पर्पज। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टू साउंड वेव्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। आपको I1 I2 क्या है? I है। दे द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन द बीट्स विल बी। आई मैक्स के केस में क्या होता है? √I1 प्लस √I2 होता है। समटाइम्स आपको आई मिनिमम बोलता है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। जस्ट पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 92/157, 92/155 प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकेंड। ओके, when allowed to superimpose the velocity of sound will be. This is also the famous problem। आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 है। ये प्रॉब्लम्स में फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा वेवलेंथ बड़ा है। जिसका डिनोमीटर छोटा है उसका वेवलेंथ क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली रहता है। इफ लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1 तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी में रेसिप्रोकल हो जाता है, n1 इज ग्रेटर देन n2 बिकॉज n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यहाँ से आपको डिसाइड हो जाता है आपका n इज ग्रेटर देन n2। 8 बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बीट्स पर सेकेंड, मतलब दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तो वो लिख दिया आपको। आपको पता है v इक्वल टू एन लैम्डा होता है, तो n क्या हो गया? v बाय लैम्डा। वेलोसिटी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट जब तक वो एक ही मीडियम में है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए v को कांस्टेंट रखा, लैम्डा 1 लैम्डा 2। यहाँ पे v को कॉमन ले लिया, और 1 बाय लैम्डा 1, तो इसको आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो बेस आपका क्या हो जाएगा? सेम। बेस सेम होगा, जस्ट माइनस किया और सॉल्व किया और आ गया आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय इन दिस फॉर्म, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो हमारा जनरल फॉर्म होता है आपका सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का, यहाँ पे 2 पाई रहता है, यहाँ पे जस्ट पाई है। तो पहले तो इसको अरेंज किया इक्वेशन में, यहाँ पे 2 पाई एडजस्ट किया, 2 पाई लिखा, तो अंदर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमीटर में। अब कंपेयर करना है आपको, जस्ट कंपेयर किया तो मुझे टाइम पीरियड क्या मिल गया? 2 × 0.02। ओके, टाइम पीरियड मिल गया। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है? n इक्वल टू 1/t। सॉल्व किया, आंसर आपको 25 हर्ट्ज मिल गया। जनरल इक्वेशन ध्यान में रखो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डेंसर मीडियम। साउंड इज ए लॉन्जिट्यूडनल वेव। कभी भी कोई भी वेव, चाहे लॉन्जिट्यूडनल हो, ट्रांसवर्स वेव हो, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो देयर इज अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। ओके, बट आपका जो शेप है, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ, एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज अ क्रेस्ट जब एक डेंसर मीडियम से होता है। बट लॉन्जिट्यूडनल वेव में शेप चेंज नहीं होता, कंप्रेशन का कंप्रेशन रहता है, रेयर फैक्शन का रेयर फैक्शन रहता है। साउंड इज ए लॉन्जिट्यूडनल वेव, hence compression is reflected as a compression. Correct answer is D. Next, the distance between any successive node and antinode. आपका जब स्टेशनरी वेव बनता है तो उसमें जहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है उसको नोड्स बोलते हैं, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है उसको एंटी नोड बोलते हैं। इन स्टेशनरी वेव लूप्स आर फॉर्म। वन लूप का लेंथ इज हाउ मच? λ/2।
ओके, वन लूप इज मीन्स हाफ ऑफ वेव। सो आपका नोड और एंटी नोड के बीच जो डिस्टेंस रहता है वो हाफ ऑफ दिस लूप है, मतलब लैम्डा बाय 4। हेंस करेक्ट आंसर विल बी बी। Velocity of sound in air is 300 meter per second if the distance between two successive notes, okay, of a stationary wave of frequency 1000 Hz. So stationary wave का प्रॉपर्टी आपको पता रहेगा, तो टू सक्सेसिव नोट्स या टू सक्सेसिव एंटी नोट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका लैम्डा बाई 2। ठीक है, सो यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया था, फ्रीक्वेंसी दिया गया था, आपने क्या कर लिया, लैम्डा निकाल लिया। ओके, सो लैम्डा आपका कितना है 30 सेंटीमीटर। आपको डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोट्स निकाला तो लैम्डा बाई 2 कितना आ गया आंसर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। द वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव, ये दिया है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव स्टेशनरी वेव। हम इसको कंपेयर करेंगे इन द जनरल फॉर्म। सो जनरल फॉर्म में यहाँ पे x जो है आपका साइन के साथ है, टाइम जो है कॉस के साथ। सो हमारा जनरल फॉर्म ये होता है। समटाइम आपका x कॉस के साथ दिया रहता है और टाइम साइन के साथ, तो आप यहाँ पे भी जस्ट ऐसा इंटरचेंज करने का, कॉस को इधर लाने का, साइन इधर लाने का। तो ये ध्यान में रखना कब, क्योंकि हमारे जो बुक में जो डेरिवेशन किया रहता है वो मान लो कि इस फॉर्म में डेरिवेशन किया है, तो ये समटाइम्स इंटरचेंज भी हो सकते हैं, मतलब कॉस इधर हो सकता है, साइन इधर भी हो सकता है। दैट इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। सो उसमें ऐसा टेंशन मत लेना। सो जस्ट कंपेयर किया, कंपेयर करने पे लैम्डा हमको ये मिला 200 और फ्रीक्वेंसी मिला 1/2। आपको वेलोसिटी पूछा है p इक्वल टू एन लैम्डा, आपको इस आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दिया है, हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, फ्रीक्वेंसी क्या मिला 60 हर्ट्ज। आपको बोला है दिस इज द ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग। सो ये स्टेशनरी वेव ऑन वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग पे प्रोड्यूस हो रही है, जो दो रिजिड सपोर्ट से क्या किया है, यहाँ पे टाई किया गया है। ये आपका स्ट्रिंग है जिसको यहाँ पे बीच में प्लंग करते हैं तो वो एज अ लूप वाइब्रेट करती है। सो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग है। सो ट्रांसवर्स वेव है। यहाँ पे आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी निकाल ली है फॉर द फर्स्ट केस। सो एन दिया हुआ है आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया है, मास ऑफ स्ट्रिंग दिया है, उससे आपने स्मॉल एम निकाल लिया, जो लीनियर मास डेंसिटी होता है, मास पर यूनिट लेंथ, वो निकाल लिया। आपको यहाँ पे टेंशन निकालने बोला है। सो टेंशन क्या हो गया आपका 4n² n² स्मॉल एम, सब वैल्यूज पुट कर दिया और मल्टीप्लिकेशन किया, आपको आंसर आ गया 648 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A standing wave having 3 nodes and 2 antinodes are formed between two rigid supports of length 1 meter. So आपके ये rigid support है, rigid support 1, rigid support 2। आपको क्या बोल रहा है, 3 nodes and 2 antinodes। So always remember जो stationary wave का loop होता है, okay, so number of loops is equal to number of antinodes and number of जो nodes होता है is equal to number of loops plus 1। सो नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितना है यहाँ पे, 2 एंटी नोड है, तो नंबर ऑफ लूप्स कितना हो जाएगा 2 लूप। 1 लूप का लेंथ होता है लैम्डा बाई 2, तो 2 लूप का लेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा। सो आपको पूरे स्ट्रिंग का लेंथ दिया गया, जो बोल रहा है कि यहाँ पे 2 एंटी नोड फॉर्म हो रहा है, मतलब 2 आपका लूप्स फॉर्म हो रहा है, 2 लूप का लेंथ मतलब लैम्डा, और वो क्या है आपको 1 मीटर। सो सिंपल प्रॉब्लम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। एन ओपन पाइप, ये स्टार प्रॉब्लम है। एन ओपन पाइप रेजोनेट्स टू ए फ्रीक्वेंसी n1। रेजोनेट्स और यूनिशन बोले मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होता है, तो ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी इज n1 एंड क्लोज पाइप का फ्रीक्वेंसी इज n2। ठीक है, अब ये दोनों, ये एक मेरा ओपन पाइप था, ये मेरा एक क्लोज पाइप था, इसको ज्वाइन कर दिया ओपन पाइप और क्लोज पाइप को, तो ऑब्वियसली क्या बना आपका कंबाइंड पाइप इज अ क्लोज पाइप। ठीक है, सो ओपन पाइप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n1 इक्वल टू v/2l1 एंड और क्लोज पाइप के लिए n2 इक्वल टू v/4l2। यहाँ से मैंने l1 और l2 निकाल लिया। ठीक है, सो कंबाइंड पाइप का लेंथ क्या हो जाएगा l1 प्लस l2। कंबाइंड पाइप इज अ क्लोज पाइप, तो मान लिया कि उसका फ्रीक्वेंसी n है और क्लोज पाइप का फॉर्मूला क्या होता है v/4l। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट ये l को सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, ओके, जो भी आपने निकाला था l1 l2 क्या था, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया और जस्ट सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने पे हमको क्या मिला, ये आंसर। सो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगा जिसमें एक आपका क्लोज पाइप और ओपन पाइप को हम लोग क्या कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। यहाँ पे आपका n1 क्या था, ओपन पाइप था, n2 क्या था आपका क्लोज पाइप। ओके, सो इस बेस पे ही हमारा एक नेक्स्ट प्रॉब्लम था न्यूमेरिकल वाला, जो आगे आएगा। नेक्स्ट,
So two tuning forks N1 and N2 when sounded together produce 5 beats per second. If the fork N1 is resonance with a closed pipe and fork N2 is resonance with a open tube of pipe, तो frequency N1 बोला. So N1 is a closed pipe, उसका frequency लिखा, N2 is a open pipe. दोनों का लेंथ दिया था, क्लोज पाइप के लिए लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, तो ये 32 हो गया. मतलब पूरा जो वाइब्रेटिंग लेंथ है दैट इज 32 सेंटीमीटर. और ओपन पाइप में कितना लेंथ था 16.5, तो वाइब्रेटिंग लेंथ इज 33. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेंथ है किस पाइप में कम है, आपका क्लोज पाइप में. सो तो क्लोज पाइप का फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन, ओके, कि लेंथ कम है बिकॉज एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय लॉ ऑफ लेंथ फॉर वाइब्रेटिंग कॉलम्स. ठीक है, सो N1 माइनस N2 आ जाएगा यहाँ पे 5. जस्ट सिंप्लीफाई किया, आपको N1 पूछा है. सो ये जब ये मेरा पहला और ये दूसरा, इसको जो मैंने रेशो लिया, ठीक है, यहाँ से मैंने N2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया N2 की जगह पे. मुझे N1 चाहिए था, जस्ट सॉल्व किया, मुझे आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ओपन पाइप रेजोनेट्स टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज. मतलब आपको ये क्या दिया है, ओपन पाइप दिया है. यहाँ पे हमने जस्ट फार्मूला जो निकाला तो उसमें N1 इज़ अ ओपन पाइप, N2 इज़ अ क्लोज पाइप. सो ये जस्ट वही फार्मूला आपको यूज़ करना है. क्लोज पाइप 150 हर्ट्ज इफ़ दे आर ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्गर क्लोजर ट्यूब. ओके, कंबाइन कर रहा है तो हमने ये फार्मूला अभी प्रॉब्लम 10 में ऊपर निकाला. जस्ट डेटा डाल दो, आपको कंबाइन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा. ठीक है, सिंपल था ये प्रॉब्लम भी. नेक्स्ट, so if the length of closed pipe whose fundamental frequency is equal to that of open pipe of length 60 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लोज पाइप और ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी सेम है. क्लोज पाइप का फ्रीक्वेंसी क्या होता है V/4LC और यहाँ पे V बाय क्या 2L0. ओके, बट यहाँ पे आपको लेंथ L0 दिया हुआ जो 60 सेंटीमीटर है, जस्ट डाला और LC निकाल लिया 30 सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पे मैंने डेटा लिखा हुआ है ऑलरेडी. नेक्स्ट, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप इज 300 हर्ट्ज. ओके, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ दिस पाइप हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज पाइप. सी, ओपन पाइप के लिए जो मेरा फिफ्थ ओवरटोन होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है P+1 और आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब P+1 V/2L0. ठीक है, क्लोज पाइप के लिए जो आपका फिफ्थ ओवरटोन रहता है, मतलब कोई भी फिफ्थ ओवरटोन 2P+1 और ये N होता है. ओके, NC यहाँ पे 2P+1 V/4LC. ठीक है, सो यहाँ पे बोल रहे हैं फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, मतलब वो बेसिकली यहाँ पे P आप 1 डालो, कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 2 N0 हो जाएगा. ओके, और यहाँ पे क्लोज पाइप बोला, यहाँ पे P आपने 1 डाला तो क्या हो जाएगा 3NC. ये दोनों इक्वल है. सो NC क्या हो गया 2/3 N0. आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब ओपन पाइप दिया 300, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप क्या मिल गया आपको क्लोज पाइप का. ठीक है, सो आपको क्या पूछा है, स्पीड ऑफ साउंड 330, तो लेंथ आप क्लोज ऑर्गन पाइप बोलो. तो NC क्या होता है V/4LC. सो लेंथ हमने निकाल लिया, लेंथ का वैल्यू डाला V/4 इंटू आपका LC क्या है दिया हुआ है 2. LC का क्लोज पाइप का लेंथ, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी ये यहाँ पे दिया है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था और सॉल्व करना था, हेंस करेक्ट आंसर इज A. ठीक है, सो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं, ध्यान देना. नेक्स्ट, 2 ऑर्गन पाइप्स ईच क्लोज्ड एट वन एंड गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड. ओके, क्लोज एट वन एंड व्हेन इमिटिंग देयर फंडामेंटल नोट्स इफ देयर लेंथ आर इन द रेशियो 50:51 देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो लेंथ का रेशो दिया हुआ है. सो लेंथ जो कम है उसके केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, इसलिए N1 - N2 5 लिखा. आपका ये लेंथ रेशो दिया गया था, आपको क्या बोला है दोनों का फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक को किसी एक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. यहाँ पे आपका N1 आ गया, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको N2 मिल जाएगा. ठीक है, इफ़ N1 इज़ 255 यहाँ पे पुट कर दो, N2 आपका क्या हो जाएगा 250, और जस्ट आप इसमें भी पुट करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन ऑफ ए पाइप क्लोज एट वन इन इज यूनिशन विथ फिफ्थ ओवरटोन. थर्ड ओवरटोन ऑफ ए क्लोज पाइप यूनिशन विथ फिफ्थ ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप. सो थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप. सो थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे आएगा 3
2 इंटू 3 7 NC इक्वल टू यहाँ पे आपका फिफ्थ बोला 5 + 1 6 N0। सो NC क्या होता है V/4LC और N0 क्या होता है V/2L0। वो पुट किया, आपको रेशो निकालना था क्लोज का टू द ओपन, तो LC/L0 क्या आ गया 7/12। ठीक है। नेक्स्ट, अ स्ट्रेट स्ट्रिंग इज यूनिशन विद अ ट्यूनिक फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 392 हर्ट्ज। यूनिशन या रेजोनेंट बोले मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है उसका 392 हर्ट्ज। अभी लेंथ को डिक्रीज किया बाय 2%, लेंथ को डिक्रीज किया, डिक्रीज बाय बोला है तो मतलब ओरिजिनल में से आप माइनस करोगे 2% ऑफ L1, तो कितना आ गया आपका न्यू लेंथ L2 इक्वल टू 49/50 L1। ठीक है, N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो यहाँ पे N2/N1 L1/L2 N2 निकाल लिया। ठीक है, N2 विल बी 400 और N1 कितना दिया इतना, सो अभी कितना का डिफरेंस आएगा 400 माइनस 392। ठीक है, सो मतलब इनिशियली आपका N1 था दैट इज इक्वल टू ट्यूनिक फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 392। ठीक है, अभी N1 का फ्रीक्वेंसी N2 कितना हो गया 400, तो ये और ये दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हो गया 8। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, 4 लूप्स आर फॉर्म्ड इन 80 सेंटीमीटर ऑफ वायर, देन द वेवलेंथ ऑफ वेव इज। आपको मैंने ऑलरेडी बोला 1 लूप मतलब ये 1 लूप जो होता है आपका स्टेशनरी वेव में, इसका लेंथ होता है λ/2। ओके, λ/2 1 लूप का लेंथ है। आपको 4 लूप बोला है मतलब 2 लैम्डा इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दिया है 4 लूप्स का लेंथ, तो लैम्डा कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। ये ध्यान में रखो, 1 लूप का लेंथ इज λ/2। ओके, और नंबर ऑफ लूप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स प्लस 1। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ 0.3 मीटर वायर वाइब्रेट्स इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 480 हर्ट्ज। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये आपका क्या है वाइब्रेट्स, तो इसके केस में आपका फॉर्मूला क्या होता है फंडामेंटल वाइब्रेशन में n इक्वल टू B/12 होता है, जिसमें B को हम लोग बाद में पुट करते हैं एज अ √T/m बिकॉज वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ट्रांसवर्स रहता है इसलिए। बट यहाँ पे आपको जस्ट सिंपली ये वाला यूज करना है बिकॉज इसमें भी सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए आप सेम कर सकते हो एज अ ओपन पाइप का केस वाला। ठीक है, सो जस्ट वैल्यूज डालो और निकाल लो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज 34 सेंटीमीटर, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन ऑफ ए पाइप क्लोज एट 1 in। ओके, क्लोज के केस में फिफ्थ ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2p + 1 NC। ओके, 2p + 1 NC क्या होता है आपका V/4LC। ठीक है, सब डाटा डालो, आपका फिफ्थ निकालना, P को 5 डालो और सॉल्व करो, कितना आ गया आंसर 2750 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 3 times द वेव वेलोसिटी। आपको ऑलरेडी बोला मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है आपका A ओमेगा होता है, एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, वेव वेलोसिटी क्या होता है n लैम्डा। 3 times था ओमेगा क्या होता है 2πn पुट किया, n कैंसल, सो 2π/λ क्या आ गया 3/a। क्या बोल रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेटेड बाय πa/2। πa/2 क्या होता है आपका पाथ डिफरेंस दिया है, सो ऑलवेज रिमेंबर जो आपका फेज डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये जो 2π/λ है इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ पे 3/a। आपको पाथ डिफरेंस कितना दिया है πa/2, ए कैंसिल, कितना आ गया 3π/2। ठीक है, हेंस करेक्ट आंसर इज व्हाट, ये कैंसिल होगा 3π/2। फेज डिफरेंस डेल, पाथ डिफरेंस क्या होता है डेल एक्स। ठीक है, ये आपको पाथ डिफरेंस दिया था, सो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ सेट ऑफ, ये फेमस प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग ट्यूनिक फॉक्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो आपका Tn इक्वल टू a + n - 1d। Tn जो होता है लास्ट ट्यूनिक फॉक का फ्रीक्वेंसी, T1 या A फर्स्ट ट्यूनिक फॉक का फ्रीक्वेंसी, n क्या होता है नंबर ऑफ ट्यूनिक फॉक्स, और d क्या होता है आपका, d आपका क्या होता है आपका बीट फ्रीक्वेंसी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा तो माइनस में रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा तो प्लस में रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे करते, डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा तो माइनस साइन ना, ये ध्यान देना। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ डाला, आपका नंबर ऑफ फॉक्स 25, आपका जो डिफरेंस है बीट फ्रीक्वेंसी
डी क्या रहता है, बीट फ्रिक्वेंसी डिक्रीजिंग था तो माइनस डाला। आपको बोला 16 फॉक का फ्रिक्वेंसी निकालने को, तो पहले आपको 16 से पहले आप T1 तो निकाल लो। और यहाँ पे ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट बोला, लास्ट बोला, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है ऑक्टेव ऑफ द लास्ट। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स, मतलब पहला फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लास्ट वाले से, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। सो यहाँ पे जस्ट T1 ये फॉर्मूला डाला, ये T1 की जगह पे क्या किया 2Tn, और Tn हमने सॉल्व किया। Tn कितना आ गया 72 हर्ट्ज़, Tn कितना आ गया 2Tn 144 हर्ट्ज़। ये हमने Tn का फॉर्मूला वापस लिखा। आपको 16 फॉक का निकालना है, इसलिए n इक्वल टू 16 डाला, ठीक है, और d का वैल्यू डाला, तो हमको कितना बोला 16 फॉक का फ्रीक्वेंसी 99 हर्ट्ज़, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग बोला तो आपको d माइनस रखना है बीट फ्रीक्वेंसी को। सिमिलरली ये अदर प्रॉब्लम्स भी है, अरेंज इन असेंडिंग बोला मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ईच फॉक गिव्स 5 बिट्स पर सेकेंड, मतलब आपको d दिया हुआ है, प्लस आएगा यहाँ पे। फर्स्ट फॉक का 100 दिया हुआ है, लास्ट फॉक का 150 दिया है, नंबर ऑफ फॉक्स पूछा है। सो ये फॉर्मूला सेम डाल दो आप यहाँ पे, n निकालना है, d इज 5, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर इसलिए प्लस लिया है, ओके। समटाइम्स असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं दिया रहता ऐसा ऑर्डर, तो आपको दे फर्स्ट फॉक का और लास्ट फॉक का फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। यदि फर्स्ट फॉक का फ्रीक्वेंसी इज लेस देन लास्ट वाले का, देन वो क्या है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यदि फर्स्ट फॉक का फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन लास्ट वाले का, देन आपका वो क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये भी ध्यान में रखो। सो ये प्रॉब्लम भी सिंपल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 65 अरेंज सो दैट ईच गिव्स 3 बिट्स पर सेकेंड विद द प्रीवियस वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉक इज एन ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट। देखो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, बट बोल रहा है लास्ट फॉक का फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वन, मतलब लास्ट फॉक का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पे डी क्या रहेगा प्लस रहेगा। नंबर ऑफ फॉक्स दिया है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट का वैल्यू पूछा है, सो रिलेशन दिया है पहले ही, ये फॉर्मूला लिखा, Tn की जगह पे 2T1 किया, Tn निकाल लिया, T1 आ गया तो Tn किया 2 टाइम्स ऑफ T1, सॉल्व किया, आपको आंसर आ गया, ओके। सो ये तीनों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट था, इसको ध्यान में रखो। इसमें जस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टाइम पे डी को प्लस लगाना माइनस लगाना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। सो इस तरह हम लोगों ने सारे 25 क्वेश्चन जो हमने मेंटी क्विज 21 में लिए वो हमने सॉल्यूशन देख लिए। सो आगे भी हमारे मेंटी क्विज होंगे इस चैप्टर्स के, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, ओके। सो हमारे चैनल पे रोज़ मेंटी क्विज होती है 8 बजे। इवन मैंने जितने भी पिछले मेंटी क्विज लिए उनके सोल्यूशन दिए, आप उनको देखो, आपको रियली हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।